प्रश्न, भारतीय संविधान के स्वरूप की व्याख्या करें और इसके स्वरूप का लोकतंत्र में महत्व स्पष्ट करें। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत में लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना की गई है। लोकतांत्रिक गणराज्य एक वैसी व्यवस्था है जिसमें जनता का प्रतिनिधि प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से ही देश पे शासन की व्यवस्था स्थापित करते हैं। हमारा संविधान ब्रिटेन के संविधान से इस मामले में अलग है कि इंडिया एक रिपब्लिक स्टेट है, अर्थात यहाँ पर राज्य का प्रधान राष्ट्रपति भी जो है वह निर्वाचित होगा और किसी वंशावली प्रणाली के तहत नहीं कार्य करेगा। हमारे यहाँ पे द्वैध शासन व्यवस्था का स्वरूप 1919 के भारत शासन अधिनियम से लिया गया है, अर्थात केंद्र सरकार व राज्य सरकार का शक्ति एवं कार्यों का विभाजन किया गया है। जहां भारत में सेंट्रल स्टेज पे केंद्र सरकार को इंटरनल सिक्योरिटी, पीस और भारत के सभी राज्यों के अंदर लोगों के मूल अधिकारों को संरक्षित करने का कार्य दिया गया है, वहीं दूसरी ओर राज्य सरकारों को राज्य के भीतर निवास करने वाले लोगों के शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन स्तर को बनाने के लिए और उचित शासन व्यवस्था की नींव रखने के लिए शक्ति दिया गया है। केंद्र और राज्य सरकार के एक साथ सहयोग करने को ही कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कहा जाता है। भारत में राज्य किसी भी स्थिति में भारत संघ से बाहर होने का अधिकार नहीं रखती है, अर्थात भारत में जो राज्य है वह विभाजित होकर भी अविभाजित भारत का हिस्सा होगी। जैसा कि अभी हम वर्तमान संदर्भ में देखते हैं कि आपसी हितों और विचारों में विविधता के कारण केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में बहुत अधिक कन्फ्लिक्ट बढ़ते चला जाता है। तो यह प्रश्न उठता है कि क्या राज्य सरकार केंद्र से अलग होकर के अपनी एक व्यवस्था स्थापित कर सकती है? तो इसका उत्तर यह होगा कि ऐसा संभव नहीं है। भारत में यह कहा गया है कि एक राज्य का विखंडन तो होकर के दो राज्य बन सकते हैं, लेकिन किसी भी स्थिति में वो दोनों राज्य इंडियन यूनियन ऑफ इंडिया के ही मेंबर रहेंगे, अर्थात वो भारत संघ से अलग होने की बात नहीं कह सकते हैं। अगर हम बात करें इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की, तो यहाँ पे दोनों स्वरूप मिलते हैं, जहाँ एक ओर एकात्मक व्यवस्था की बात की जाती है यूनिटरी की, वहीं दूसरी ओर जो है फेडरलिज्म की भी बात की जाती है। अगर यूनिटरी मॉडल की बात करें तो हमारे देश में सिंगल सिटीजनशिप की बात की गई है। कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक कहलाता है, वह किसी राज्य का नागरिक नहीं होता है और भारत के किसी भूभाग में जाकर के वह निवास कर सकता है। यद्यपि इससे पहले अनुच्छेद 370 के लागू होने से बाहर के लोग जम्मू कश्मीर के राज्यों में जाकर निवास नहीं कर सकते थे, लेकिन 2019 में भारत की सरकार ने अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया और अब यह कहा गया कि कोई भी व्यक्ति का सिंगल सिटीजनशिप रहेगा। यह अलग बात है कि विभिन्न राज्यों में राज्य का डोमिसाइल हो जाने से वहाँ के राज्य सरकार द्वारा दिए जाने वाले कल्याणकारी योजनाओं को और विभिन्न क्षेत्रों में नौकरियाँ और प्रमोशन को बढ़ावा मिल सकता है, परंतु सिटीजनशिप कोई केवल भारत का ही हो सकता है। अगर हम यूनिटरी गवर्नमेंट के अन्य लक्षण की बात करें तो हमारे संविधान में सिंगल जुडिशियरी की बात की गई है, अर्थात हम यह कह सकते हैं कि भारत में यद्यपि जुडिशियरी में हायरार्कियल व्यवस्था है, जैसे कि सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स, सुप्रीम कोर्ट्स, लेकिन यह सभी एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और यह न्यायिक व्यवस्था में ही माना जाएगा, जहां पर कोई भी व्यक्ति अगर अपने मूल अधिकारों का हनन समझता है तो वह ऐसी स्थिति में अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकता है। उसी तरीके से विभिन्न राज्यों में एकल भारत अर्थात यूनिटरी ऑफ इंडिया की भावना को प्रबल रखने के लिए ऑल इंडिया सर्विस की भी बात की गई है। ऑल इंडिया सर्विस में चयनित उम्मीदवार IAS, IPS, IFS इत्यादि होम मिनिस्ट्री के प्रसाद प्रयत्न पद हासिल करते हैं और केंद्रीय संवैधानिक व्यवस्था को राज्यों में लागू करने में योगदान देते हैं।
इसी तरीके से भारत में संघीय व्यवस्था को दृढ़ बनाने के लिए राज्य स्तर पर निगरानी के लिए भी राज्यपाल का पद रखा गया है। राज्यपाल भी राज्य में केंद्र सरकार के अधीन नियुक्ति पाते हैं और राज्य में भारतीय संघीय ढांचा को मजबूत करने में अपना योगदान प्रदान करते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि बहुत अधिक विविधता होने के बावजूद भी भारत के सभी राज्य केंद्र सरकार के प्रति और भारत के संविधान के प्रति विश्वास प्रकट करते हैं। अतः भारत को क्वासी फेडरल राज्य भी कहा जाता है, जहां केंद्र और राज्य के व्यवधान के बावजूद भी संघीय और एकात्मक व्यवस्था के लक्षण दिखाई पड़ते हैं। अब हम इसी में सहकारी संघवाद के बारे में पढ़ेंगे, जिसको कोऑपरेटिव फेडरलिज्म भी कहा जाता है। सबसे पहले तो सहकारी संघवाद है क्या? सहकारी संघवाद ऐसी व्यवस्था है जिसमें केंद्र और राज्य के बीच परस्पर जो है सो कोऑपरेटिव रिलेशन रहता है, जिससे कि नागरिक जीवन को गरिमापूर्ण बनाने के लिए दोनों सरकार प्रयास करती है, जिसमें केंद्र की योजना और राज्य की योजना न केवल नागरिकों के लिए लाभान्वित भी करती है, वहीं दूसरी ओर ये दोनों आपस में पूरक का भाव भी रखती है। अर्थात विभिन्न राज्य आपस में प्रतियोगिता करते समय देश की ही प्रगति को बढ़ावा देती है और अखंड भारत की कल्पना को प्रेरित करते हैं। अब यह प्रश्न उठता है, सहकारी संघवाद इतना महत्वपूर्ण क्यों है? तो सबसे पहले कि देश के विकास एवं सुरक्षा के संदर्भ में साझा समस्याएं दिखाई दे रही है, जहां गरीबी, जनसंख्या वृद्धि, नक्सलवाद, महिलाओं का पिछड़ापन इत्यादि किसी एक राज्य की समस्या नहीं रह गई है। यह भारत के विभिन्न राज्यों में एक जैसी ही समस्या दिखाई देती है। दूसरे स्तर पे देश के भीतर क्षेत्रीय अखंडता के साथ साथ नेशनल सिक्योरिटी, राष्ट्रीय सुरक्षा को भी व्यवस्थित करने की बात की गई है, जहां NIA के साथ राज्य पुलिस बल सहयोग प्रदान करके आतंकवाद को ख़त्म करने में मदद करती है। इस संदर्भ में हमें याद होगा कि 26 नवंबर को जब मुंबई में आतंकवादी हमला हुआ था, तो राज्य की पुलिस अकेले दम पर उस समस्या को निपटने में सक्षम नहीं थी। बाद में केंद्र सरकार के NSG के कमांडो, पैरामिलिट्री फोर्सेज आदि आकर के व्यवस्था को अपने नियंत्रण में लिया और वहां के नागरिकों की रक्षा भी की। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि अर्धसैनिक बल के साथ सहयोग प्रदान करके राज्य आतंकवाद जैसी गंभीर चुनौतियों से भी निपटने में सक्षम हो पाती है। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु, आर्थिक एकीकरण की आवश्यकता लगातार महसूस हो रही है। हम जानते हैं कि भारत जो है वो भौगोलिक रूप से विविधता का देश है, जहां पर कई राज्यों में बाढ़ की समस्या देखने को मिलती है, कहीं भूकंप की स्थिति आ जाती है, कहीं सूखा पड़ता है। ऐसे में राज्य केवल अपने दम पे इन समस्याओं से निपटने में योगदान करने में सक्षम नहीं है, तो केंद्र सरकार रिलीफ पैकेज प्रदान करके बाढ़ के समय, महामारी के समय दे करके राज्य के जनता के लोगों का जीवन बचाने में महत्वपूर्ण योगदान निभाती है। अभी जैसे कि हम लोग जानते हैं कि पूरा विश्व कोविड जैसी महामारी के चपेट में आ गया था, तो केंद्र सरकार के द्वारा दिया गया गाइडलाइंस और टीकाकरण की व्यवस्था ने बहुत हद तक हमें इस गंभीर समस्या से निपटने में योगदान किया। साथ ही साथ गरीबों को दिया जाने वाला अनाज के रूप में राहत योजना भी राज्यों के लिए कारगर रहा। इस तरीके से कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बहुत हद तक भारत के लिए आवश्यक है। अब आगे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का विकास, जैसे कि विदेशी शक्तियां ब्राज़ील, अमेरिका, इजराइल से विभिन्न प्रकार के टेक्निक हासिल करने में, जैसे कि कृषि के आधुनिकीकरण में, विज्ञान तकनीक के विकास में इत्यादि में अलग अलग राज्यों में एकीकृत व्यवस्था बनाकर ही हासिल हो सकता है, जो कि एक सहकारी संघवाद से ही संभव है। हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर कोई विदेशी राज्य भारत में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, तो वह विभिन्न राज्यों में अगर इन्वेस्टमेंट करता है तो इसके लिए केंद्र सरकार से अनुमति लेना आवश्यक है और कहीं ना कहीं यह उस राज्य के विकास को बढ़ावा ही देगा। अब हम सहकारी संघवाद की समस्याओं के बारे में कुछ पढ़ेंगे। सबसे पहले तो
जो विभिन्न विषय रखा गया है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में, उन विषयों का बंटवारा व्यवस्थित तरीके से नहीं है, जो कि भ्रम की स्थिति उत्पन्न करता है। जैसे समवर्ती सूची में आर्थिक सामाजिक आयोजन के नाम पर केंद्र कोई भी कानून बना लेता है, जिससे केंद्र राज्य के मध्य सहकारिता प्रभावित होती है। दूसरी बात, भारत में वोट बैंक की राजनीति हमेशा हावी रहती है। केंद्र स्तर के सत्ताधारी दल नकारात्मक मनोवृत्ति से प्रचार को बढ़ावा देते हैं। दूसरी ओर राज्य के जो दल हैं वो क्षेत्रवाद, प्रांतीयवाद की मनोवृत्ति को बढ़ावा देती है, जो कहीं ना कहीं सहकारिता को प्रभावित कर रहा है। जैसे कि राज्यपाल का पद एक कन्फ्लिक्ट का पद बहुत स्तरों पर माना जाता है। दूसरी ओर 356 का अनुचित उपयोग भी भारत में लोकतंत्र के लिए हनन की स्थिति उत्पन्न करता है। अब सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने के लिए कौन कौन से संवैधानिक साधन हैं उसके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले तो इंटर स्टेट काउंसिल अर्थात अंतर्राज्यीय परिषद एक सहकारी संघवाद की महत्वपूर्ण कड़ी है, जिसको एक संवैधानिक दर्जा दिया गया है और अनुच्छेद 261 में इसका वर्णन किया गया है। दूसरी ओर वित्त आयोग जो कि अनुच्छेद 280 में है, और इसके बाद अखिल भारतीय सेवा वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी, जिसे कि 101 संविधान संशोधन के द्वारा लागू किया गया है। ये सभी सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने के महत्वपूर्ण साधन हैं। और कुछ हमारे देश में एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज भी हैं जो कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ावा देती हैं, जैसे कि नीति आयोग, दूसरा क्षेत्रीय परिषद, इसके बाद सामुदायिक विकास कार्यक्रम, विज्ञान तकनीक का आदान प्रदान इत्यादि। समय के साथ साथ भारत में फेडरलिज्म का भी स्वरूप बदलता चला गया। इस बदलते स्वरूप के बारे में हम इस तरीके से कह सकते हैं कि भारत में कनाडा की भांति क्वासी फेडरल सरकार की स्थापना की गई, जहां केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकार को भी व्यापक अधिकार दिए गए। लेकिन बदलते सोशल इकोनॉमिक कंडीशन में जो है वो फेडरलिज्म का स्वरूप भी बदलता चला गया। ग्लोबलाइजेशन, कैपिटलिस्ट कंट्रीज से प्रभाव और नेशनल सिक्योरिटी की भावना और आगे चल कर के गठबंधन की राजनीति से भारतीय संघवाद का स्वरूप अब तक निरंतर बदलता ही रहा है। इसके बारे में हम इस तरीके से कह सकते हैं। इसमें सबसे पहला चरण 1950 से 1964 के बीच आता है, जिसको हम केंद्रीकृत सहयोगी संघवाद कह सकते हैं। भारत के आज़ादी के समय कांग्रेस की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका थी और उसे एक राष्ट्रवादी दल के रूप में पहचान मिली। फलस्वरूप स्वतंत्रता के बाद देश में एक मजबूत कांग्रेस की सरकार बनी और केरल को छोड़कर पूरे भारत में कांग्रेस का शासन रहा। ऐसी स्थिति में आपस में सहयोग की स्थिति में भी केंद्र अपेक्षाकृत बहुत अधिक मजबूत स्थिति में था। लेकिन चीन के द्वारा आक्रमण और भारत में भूखमरी जैसे संकटों में दूसरा स्वरूप जो संघवाद का मिला है वो सौदेबाजी संघवाद के रूप में हम कह सकते हैं। इस समय को 1965 से 1971 ईस्वी तक माना जाता है, जहां राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकार को बढ़ावा मिला। कांग्रेस के विभाजन से केंद्र सरकार कमजोर हो गई और क्षेत्रीय दल शासित राज्य केंद्र से सौदेबाजी करने लगे। वो अपने अपने स्टेट की ऑटोनॉमी की मांग करने लगे। इसी संदर्भ में जहां पंजाब से अलग होकर हिंदी भाषा के नाम पर हरियाणा का क्षेत्र बना और महाराष्ट्र गुजरात भाषा के नाम पे अलग अलग राज्य बने। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि राज्य की स्वायत्तता की मांग बढ़ने लगी और यह सौदेबाजी संघवाद का एक स्वरूप बना। अब हम इसके अगले चरण में आते हैं जो कि 1971 से 77 के बीच माना जाता है। इसको हम एकाधिकारवादी संघवाद भी कह सकते हैं, जहां पर 1971 के लोकसभा चुनाव व 1972 के विधानसभा चुनाव में पुनः कांग्रेस को बहुमत मिला। और जैसा कि हम जानते हैं कि जब कोई भी सरकार बहुत अधिक मजबूत बन जाती है तो वह अपने शक्तियों का उपयोग अपने राज्यों का दमन करने में भी करती आ रही है और संघवाद का शक्ति संतुलन पुनः पक्ष में आने लगा, जिससे कि आपातकाल के दौरान केंद्र तानाशाही करने लगा और राज्य की अधीनस्था की स्थिति भी आ गई। राज्यों को उनको बहुत कम अधिकार दिए गए हैं और राज्य सूची के विषय पर भी राज्यसभा के द्वारा कानून बनाकर उसका हनन किया गया। इस कड़ी में 1977 से 88 के बीच में
डिसेंट्रलाइज्ड क्वासी फेडरलिज्म की बात की गई, जहां पर कि 1977 में पहली बार चुनाव के बाद केंद्र स्तर पर गैर कांग्रेसी सरकार बनी और अनेक राज्यों में क्षेत्रीय दलों की सरकार भी बनी। केंद्र के विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देने लगी और 1984 में चुनाव के बाद कांग्रेस को भले ही भारी बहुमत प्राप्त हुआ, लेकिन उसकी मनोवृत्ति विकेंद्रीकरण की रही और पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा भी दिया गया। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि भारत में जो है संघवाद का स्वरूप बदलता ही रहा। अगर हम अभी के समय की बात करें तो हम कह सकते हैं कि 2002 से 2014 तक मार्बल केक फेडरलिज्म रहा भारत में, जिसे हिंदी में कठोर नरम संघवाद भी कहते हैं। इस चरण में गठबंधन सरकार को विभिन्न दलों से समर्थन प्राप्त था। प्रबल समर्थन मिलने पर केंद्र सरकार कठोर रुख अपनाता है, दूसरी ओर समर्थन कमज़ोर होने पर नरम रुख अपनाता था। इस तरह संघवाद में कभी केंद्र मजबूत तो कभी कमज़ोर रहा। इसका अगर हम मूल्यांकन करें तो हम कह सकते हैं कि भारतीय संघवाद संस्थापरक अवधारणा के रूप में कार्य करके कार्यपरक अवधारणा की तरह कार्य करने लगा, अर्थात आवश्यकता के अनुसार संघवाद में परिवर्तन होता ही रहा। भविष्य में भी आशा किया जाता है कि परिस्थिति के अनुसार भी फेडरलिज्म में परिवर्तन आता रहेगा। जैसा कि अभी हम देख रहे हैं कि केंद्र और राज्य में जब कभी अलग अलग मतों की सरकार बनती है तो उसके बीच में कन्फ्लिक्ट हो जाने से नागरिकों के अधिकारों का हनन होता है। अभी के संदर्भ में जहां पर हमारे यहाँ पे केंद्र में राइट विंग की गवर्नमेंट है, वहीं दूसरी ओर यह देखने को आता है कि केरल, पश्चिम बंगाल, झारखंड जैसे क्षेत्रों में लेफ्ट विंग के गवर्नमेंट आइडियोलॉजी को बढ़ावा देने के कारण संघवाद का स्वरूप बिगड़ता चला गया और वहाँ के नागरिकों के बीच जो है सो भय और सुरक्षा की भावना भी बढ़ती चली गई।